बच्चों, आज थर्ड ईयर में अपन जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो शीत युद्ध, जिसके कारणों के बारे में मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था आपको कि शीत युद्ध के उदय के कारण क्या क्या रहे, है ना। तो इसके उदय के कारणों की चर्चा करते समय मैंने बहुत सारे कारणों के बारे में बताया, वैचारिक, ऐतिहासिक अ, और द्वितीय विश्व युद्ध के काल की घटनाओं का सम्मान न करना इत्यादि इत्यादि कुछ एक कारण का उल्लेख मैं और करता हूँ। और मैं उसके बाद आगे शीत युद्ध के वास्तविक प्रभाव और घटनाओं के ऊपर आऊंगा। जो शीत युद्ध के कई कारण थे, उनमें से एक प्रमुख कारण था युद्धोपरांत जो दोनों महाशक्तियों की नीतियां रही, खास तौर पर जो अमेरिका की और सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियां रही। सोवियत संघ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि करने के लिए उसने कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नाम की जो अपनी संस्था थी, जिसका उद्देश्य था विश्व भर में साम्यवाद का विस्तार करना, इसके लिए उसने अनेक देशों में कार्य करना शुरू कर दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अनेक देशों में इसने वहाँ के जो आंतरिक स्थानीय साम्यवादी थे उनको अनेक संसाधन और अन्य प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाकर वहां पर साम्यवादी क्रांति करवाना चाहता था। और इसके कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ, जैसे कि हम यूरोप में देखते हैं, अल्बानिया, यूरोप में यूगोस्लाविया, यूरोप में पोलैंड, है ना, इन देशों में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। और हंगरी, इसके अतिरिक्त एशिया में अनेक देशों में, चाहे वो इंडोनेशिया रहा हो या हिंद चीन का एरिया रहा हो, यहाँ तक कि भारत, एशिया में भी अंगोला इत्यादि कई देशों में ये प्रयास हुए। तो इससे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया घबराकर अमेरिका ने दी कि उसने भी अपने एक ऐसी नीति बनानी शुरू की जिसने सोवियत संघ को काउंटर करने का, प्रत्यक्ष उसके ऊपर कार्रवाई करने का एक प्रकार से मन बनाया, नीति बनाई। और इसी के तहत जो ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना थी, मार्शल योजना जिसके तहत अमेरिका ने कहा कि वो यूरोप में उन देशों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देगा जिसके अंदर जिन देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक विध्वंस हुआ और वहां की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई। मकसद ये था कि उन अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, क्योंकि सामान्यतः अगर अर्थव्यवस्था बहुत खराब रही तो श्रमिकों की समस्या उत्पन्न होती है, असंतोष होता है सरकार के प्रति, और ये जो परिस्थिति होती है वो साम्यवादी क्रांति के लिए बड़ी मुफीद, बड़ी बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही साम्यवादी क्रांति के लिए एक ग्राउंड भूमिका बना देती है। तो इसलिए उन अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को काफी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई। इसके कारण काफी तनाव हुआ दोनों के बीच में, और शीत युद्ध के तनाव में हम इसे देख सकते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका ने कहा कि जहां जहां उसे लगेगा कि सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है, किसी देश में संकट उत्पन्न होता है, तो अमेरिका का अधिकार होगा कि उन देशों में वह भी सैनिक रूप से हस्तक्षेप करे। वहां लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर असल में वो सोवियत विस्तारवादी नीति को कंट्रोल करना चाहता था। तो मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, यह भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी इसको मानते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त जो तात्कालिक कारण हम कहते हैं शीत युद्ध का, ऐसे तो ये सारी भूमिका है, जो बड़ी घटनाएं थी जिसने शीत युद्ध की भूमिका तैयार की। लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो था बर्लिन, वो घटना थी बर्लिन की नाकेबंदी। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में पराजित जर्मनी का विखंडन, विभाजन कर दिया गया और विजित राष्ट्रों ने उनको अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो 1946 में सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र वाला जो जर्मनी था, उस हिस्से से होकर ही ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र वाला जर्मनी में जाया जा सकता था। सप्लाई सोवियत संघ ने उस बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जिसके कारण जो पाश्चात्य प्रभाव वाला बर्लिन था, जर्मनी था, वहां पर सप्लाई प्रभावित हुआ, आवश्यक वस्तुओं की सामग्री प्रभावित हुई। अमेरिका को एयरलिफ्ट करना पड़ा हवाई जहाज से इन
सामग्रियों की सप्लाई करनी पड़ी। और इस बर्लिन की नाकेबंदी से शीत युद्ध का तनाव एक्चुअली ग्राउंड पे दिखने लग गया था। तो ये एक बड़ी घटना थी। ये घटनाएं शीत युद्ध के कारक रहे हैं। और इस शीत युद्ध के कारण ही हम देखते हैं कि 40 साल 45 साल तक, लगभग 1990 तक कैसे पूरी दुनिया जो है वो एक तीसरे महायुद्ध की आशंका से ग्रस्त है। ये तो कुछ कारण थे शीत युद्ध के। अब शीत युद्ध कालीन घटनाएं जो हैं उसका हम कुछ प्रमुख घटनाओं का, यूं तो शीत युद्ध काल में तनाव और दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा की निरंतर घटनाएं होती रही, लेकिन इसके जो प्रमुख का घटनाएं हैं उसको एक एक करके अपन देख सकते हैं। सबसे पहली घटना जो थी वो तो बर्लिन की नाकेबंदी थी। इसको अपने को लिखना चाहिए, जब भी उत्तर हो तो बर्लिन की नाकेबंदी ये पॉइंट बनाकर इसको हाईलाइट भी करना चाहिए, है ना। 1946। फिर उसके बाद 1949 में सबसे पहले चीन की साम्यवादी क्रांति। हम जानते हैं कि सोवियत संघ के साम्यवादी होने के कारण एक बड़ी शक्ति, महाशक्ति थी दुनिया में, साम्यवादी दो गुट थे। 1949 में सोवियत संघ की मदद से ही चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई। चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। तब अमेरिका काफी घबराया, क्योंकि अब चीन जैसा विशाल देश भी साम्यवादी हो गया था। तो पहले ही सोवियत संघ से वो दो चार हो रहे थे, जूझ रहे थे। अब अमेरिका की चिंताएं बढ़ी। हालांकि कालांतर में हम देखते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति बदल जाती है। खुद शीत युद्ध में थोड़े टाइम के बाद जो दो एक ही धड़े के दो देश थे, दो साम्यवादी देश थे, बड़ी महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और चीन, इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। और इनके बीच में भी एक प्रकार से तनाव का वातावरण कायम हो गया। और चीन के उल्टे अमेरिका से 1971 के बाद से संबंध ठीक होने लगे थे। खैर, ये आगे देखेंगे। तो 1949 में चीन की साम्यवादी क्रांति हुई, 49 का रिवॉल्यूशन हुआ, और इसने भी शीत युद्ध को काफी प्रभावित किया। 1950-51 में कोरिया का युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद कोरिया का युद्ध पहला वास्तविक युद्ध, सशस्त्र युद्ध था। और इस युद्ध में यूं तो अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण कोरिया के पक्ष में अमेरिका खड़ा हो गया और उत्तर कोरिया के पक्ष में सोवियत संघ और चीन खड़े हो गए। तो इससे तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। युद्ध भी हुआ, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई भी हुई उत्तर कोरिया के खिलाफ। तो ये काफी बहुत बहुत ही ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का जो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन है वो भी इस्तेमाल किया गया। तो ये काफी तनाव का समय था और इसके कारण से शीत युद्ध का तनाव काफी बढ़ गया था। हम देखते हैं 49 में ही नेटो नेटो का गठन हो गया, जो सैन्य संगठन था। और इसके जवाब में फिर वार्सा संधि संगठन का भी सोवियत संघ ने गठन कर लिया। तो ये जो है घटनाएं थी। इसके बाद 1953 में एक बड़ी घटना हुई कि सोवियत संघ के तत्कालीन नेता, सर्वोच्च नेता स्टालिन, जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई। जोसेफ स्टालिन बहुत ही ज्यादा एंटी वेस्ट थे, पाश्चात्य विरोधी थे, अमेरिका विरोधी थे। तो उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जो क्रुश्चेव युग शुरू होता है, अ, अ, उसमें उसमें शीत युद्ध का तनाव कम करने की कोशिश होती है। तो 1953 स्टालिन की मृत्यु के बाद ये एक नया आयाम जुड़ा कि शीत युद्ध को कम करने के प्रयास, वार्ताओं का युग शुरू हुआ। और इसीलिए इस वार्ता के युग को हम बाद में देखेंगे, जिसको कि दितांत कहते हैं, दितांत, है ना, उसकी शुरुआत होती है 1953 में, ये युद्ध, ये स्टालिन की मृत्यु के पश्चात। और इसके बाद से के बाद बहुत सारी घटनाएं होती है। 1955 का पैकेज डील यानी कि दोनों ही पक्षों के समर्थक देशों का एक साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करना एक बड़ी घटना थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों ही पक्ष एक दूसरे को मजबूत नहीं देखना चाहते थे। इसलिए इसके पैकेज डील के माध्यम से एक साथ कई सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। फिर 1956 में सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप। अब सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप, ये शीत युद्ध की यूरोप में एक बड़ी घटना थी, क्योंकि तनाव का क्षेत्र वहाँ कायम हो गया। और इसके बाद से जो है वो यूरोप में भी एक बड़ा अखाड़ा बना। और इसके बाद की अनेक घटनाएं हैं।
तो 56-57 के बाद की जो युद्धकालीन घटना है उसका उल्लेख मैं अगले व्याख्यान में करूंगा। और ये जो तीसरा पेपर है, सेकंड पेपर है थर्ड ईयर का, इसमें ये समसामयिक घटनाओं पर भी आधारित है, तो थोड़ा अखबार भी पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी ज्ञान रखें, जानकारी उसकी रखें। और यह सामान्य ज्ञान में भी अपने को काफी काम आने वाला है। बीएल फड़िया की किताब है इसकी एक, वो कम से कम एक बार ले लें और उसके बाद अपन इसको आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रहे कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी देखते रहें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के प्रश्न और कुछ लिखित टेक्स्ट नोट्स वगैरह उसमें आपको दिए जाते रहेंगे, आप उसको भी ध्यान से देखते रहें।